सर आजकल फर्स्ट सेम के एग्जाम्स आ रहे हैं जो जिसमें इन्वायरमेंटल स्टडीज वगैरह का टॉप टॉपिक वगैरह है, तो उसके लिए हम स्टडी किस प्रकार से करें ताकि हमारे अच्छे मार्क्स आ जाएं एग्जाम में। हाँ, फर्स्ट सेम में इन्वायरमेंटल स्टडीज एंड ह्यूमन वैल्यू करके एक पेपर है जो कंपलसरी पेपर है और सभी बच्चों को क्वालिफाई करना है। वो सभी स्ट्रीम के बच्चों के लिए, चाहे वो साइंस हो, कॉमर्स हो, आर्ट्स हो, और एनईपी में है ये। मैं समझता हूँ कि हर एक विश्वविद्यालय में, हमारे एसडीएसयू में भी है, श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय में है, गढ़वाल में है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में है, कुमाऊं यूनिवर्सिटीज़ में है, और डिफरेंट जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को स्पेशली, और कुमाऊं यूनिवर्सिटी और के विद्यार्थियों के लिए हमने स्पेशली तैयार किया है, जो प्रीवियस ईयर एमसीक्यू के पे बेस्ड है। पहले भी क्वेश्चन बहुत सारे इन्वायरमेंटल स्टडीज से पूछे गए हैं, आप लोगों ने भी एग्ज़ाम दिया था। तो मैंने एक तैयार किया, हमारी एक किताब है उसके आधार पे, और उसमें हमने एक बेसिक लेवल पे बहुत ही ब्रीफ में हमने तैयार किया, और साथ साथ में उसमें एक एमसीक्यू का भी हमने उसमें डाला है कंटेंट। तो हमें लगता है बहुत फ़ायदेमंद होगा विद्यार्थियों के लिए। हर एक विद्यार्थी को एक बार बढ़िया से इस नोट को, मतलब कॉपी में 2-3 दिन का, 1 दिन का काम है, वो आराम से नोट कर लें और एमसीक्यू को भी कर लें। तो इसके लिए 2 वीडियो बनाएंगे, एक फर्स्ट एंड सेकेंड, क्योंकि 2-2 यूनिट की 1-1 घंटे की वीडियो होगी। और क्या कह रहे हैं कि साथ में बाद में इसको हम कंपाइल कर देंगे। तो ये है, तो मैं समझता हूँ कि बहुत फ़ायदेमंद होगा। और विद्यार्थियों को आगे जो, जैसे किसी को नोट की प्रॉब्लम है, नोट्स वगैरह की भी प्रॉब्लम होती है, तो नोट्स की प्रॉब्लम है किसी को, चाहे साइंस का हो, चाहे आर्ट्स का हो, चाहे कॉमर्स का हो, तो उसके भी लिंक हम दे देंगे। और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उसके भी लिंक दे देंगे। ठीक है, और कुछ? सर कई सारे बच्चे इंग्लिश में ही पढ़ सकते हैं, तो इंग्लिश, हाँ, तो इंग्लिश हिंदी दोनों में उसको हम कर देंगे। जैसे साइंस और कॉमर्स के बच्चे हैं ना, स्पेशली इंग्लिश में करते हैं, तो हम इंग्लिश में भी उस कंटेंट को डाल देंगे। और इंग्लिश में ये है कि हम पढ़ेंगे नहीं, बताएंगे नहीं। आप, चूंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो आप जो है ना इंग्लिश को पॉज करके आप कंटेंट लिख सकते हैं। एमसीक्यू भी आपका इंग्लिश में होगा और एमसीक्यू आपका हिंदी में भी होगा, और कोई भी दिक्कत होगी तो आगे आप हमें बता देंगे। कंटेंट आपको इंग्लिश में भी मिल जाएंगे। तो जय हिंद दोस्तों, आप सबका स्वागत है। और मैं आपको ये बताऊं कि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हर एक स्टूडेंट के लिए, इन्वायरमेंटल स्टडीज़ एंड ह्यूमन वैल्यूज़, पर्यावरणीय अध्ययन एवं मानव मूल्य। इसमें काफ़ी क्वेश्चन आता है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी आता है, और ख़ास तौर से ग्रेजुएशन में, चाहे जिस स्ट्रीम के हों आप, साइंस हो, आर्ट्स हो या कॉमर्स हो, ये सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बहुत बेहतरीन कंप्लीट सिलेबस है इसमें, और एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम के लिए और आगे आपके तैयारी के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, जो और भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी आते हैं। एक अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट हमने तैयार किया है, ये पूरा एक बुक फॉर्मेट तैयार किया गया है। तो इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है। तो मैं यहाँ पे तो हिंदी में आपको इन डिटेल आपको समझाने की कोशिश करूँगा और इसको समझेंगे, लेकिन आप जो है इसमें टेक्स्ट इंग्लिश में भी है, आप बाकायदे पॉइंट्स बना लेंगे और एमसीक्यू को प्रैक्टिस कर लेंगे, तो मैं समझता हूँ आपके लिए काफ़ी अच्छा है। तो चलिए हम देखते हैं पर्यावरणीय अध्ययन एवं मानव मूल्य। तो इसमें हम कंप्लीट एजुकेशनल गाइड है, एमसीक्यू भी है इसमें। तो इसमें हम लोग यूनिट 1 लिए, नेचुरल रिसोर्सेज एंड इकोसिस्टम, प्राकृतिक संसाधन एवं पारिस्थितिकीय तंत्र, नवीनीकरण और गैर नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज है। तो ये पहला यूनिट है, तो इसको हमको समझना है। डिटेल्स एक्सप्लेनेशन इन हिंदी। प्राकृतिक संसाधनों की व्याख्या परिभाषा। प्राकृतिक संसाधनों से वे सभी जीवन सहायक तत्व हैं जो पृथ्वी पर प्राकृतिक नेचर द्वारा दिया गया है, जो मानव को बनाए रखने, आर्थिक विकास करने और समाज के निर्माण के लिए आवश्यक होते हैं। और व्यवहारिक उदाहरण से आप समझ लीजिए इसको, कि एक गांव की कल्पना करें जहां किसान सूरज के प्रकाश से फसलें उगाते हैं, नदी से पानी लेते हैं
और कोयला खोदकर विद्युत उत्पन्न करते हैं। सूर्य और वर्षा हमेशा वापस आएंगे, आपको नवीनीकरण है, ये रिन्यूएबल है। एंड लेकिन कोयला एक बार ख़त्म हो सकता है, दैट इज़ नॉन रिन्यूएबल, गैर नवीकरणीय ऊर्जा है। तो इसको आपको समझना है। और नेक्स्ट आगे देखते हैं। तो यहाँ पे नवीकरणीय संसाधनों की गहन व्याख्या एक नज़र हम लोग देख लेते हैं कौन कौन है वो। तो सोलर एनर्जी है। सोलर एनर्जी पहले में है, आपको इसमें आपको समझना है कि किस तरह हम लोग उसका उपयोग करते हैं। प्रकृति की सबसे पुरानी ऊर्जा स्रोत है, और जो हमने पॉइंट बनाया उसी के अकॉर्डिंग बनाया, जैसे MCQ आते हैं आमतौर पे, जिस तरह से एग्ज़ाम में आते हैं। हर दिन 1.47 इंटू 10⁻17 वाट ऊर्जा पृथ्वी को प्राप्त होती है सूर्य से। भारत में राजस्थान में सबसे अधिक सौर विकिरण है, और प्रदूषण मुक्त है, और अनलिमिटेड रिसोर्सेज है सोलर एनर्जी। और छत पर सोलर पैनल लगाने का भी प्रचलन बढ़ गया है। भारत सरकार भी उसको काफ़ी प्रमोट कर रही है। सोलर कुकर, सोलर हीटर, इन सब के उदाहरण हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो सोलर ऊर्जा हो गया। अब पवन ऊर्जा की हम बात कर लेते हैं। पवन ऊर्जा में आपको, पवन का मतलब विंड, हवा, 30 मीटर से अधिक प्रति सेकंड की गति की हवा से बिजली उत्पन्न होती है। यानी 30 मीटर प्रति सेकंड की गति की हवा मिनिमम चाहिए, जो पवन ऊर्जा के लिए ज़रूरी है, जो ऊर्जा क्रिएट करते हैं। भारत विश्व में पवन ऊर्जा में चौथे स्थान पर है, और चौथे स्थान पे है, ठीक है। तमिलनाडु सबसे इम्पॉर्टेंट है इसमें, गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक क्रम से है ये। और एक पवन टरबाइन एक दिन में 50,000 घरों को बिजली दे सकती है। तो आगे बढ़ते हैं। चुनौती अनिश्चित और स्थान जो है निर्भर है। जल ऊर्जा को आप देखिए कि पानी की गतिशील प्रवाह से विद्युत पैदा होता है। भारत में कुल विद्युत का 13% जल से मिलता है। प्रमुख बात भाखरा नंगल, दामोदर, गोदावरी है। 80 से 90% सर्वाधिक जो है ना जल ऊर्जा से प्राप्त होते हैं भारत में। पहले और भी थे, लेकिन अब 80 से 90% हैं। चुनौती है पर्यावरणीय प्रभाव और विस्थापन रख रखाव का। बायोमास बायोमास बहुत बेहतरीन साधन है। पौधों और जानवरों के अवशेष से ऊर्जा। भारत में खेती का कचरा 650 मिलियन टन प्रतिवर्ष होता है। और बायोगैस यानी गोबर गैस ग्रामीण क्षेत्रों में काफ़ी उपयोगी है। सड़न प्रक्रिया 30 से 40 दिनों में मीथेन उत्पादन होता है। लाभ कचरे का उपयोग जो है खाद के रूप में आप कर सकते हैं, खाद भी मिलता है और एनर्जी भी मिलता है। नेक्स्ट है आपको ज्वारीय ऊर्जा, टाइडल एनर्जी। टाइडल एनर्जी में समुद्र की लहरों से ऊर्जा प्राप्त होती है। भारत के तटीय लंबाई 7517 किलोमीटर। गुजरात की खाड़ी में सबसे बड़ी संभावना है तटीय ऊर्जा का। दुर्लभ प्रौद्योगिकी है और कम विकास हुआ है इसका। अब हम देखेंगे गैर नवीकरणीय संसाधनों के विस्तार से समझने की ज़रूरत है। यहाँ पे जो एक बार ख़त्म हो जाते हैं तो दोबारा नहीं होते, नॉन रिन्यूएबल। तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कोयला। निर्माण 300 मिलियन साल पहले डायनासोर के युग में हुआ। भारत में भंडार विश्व का चौथा सबसे बड़ा है। 101 अरब टन है भारत के पास। उपयोग है थर्मल पावर प्लांट। 71% बिजली इसी से पैदा होती है। इस्पात, सीमेंट और रसायन उद्योग में भी इसका उपयोग होता है कोयले का। समस्याएं क्या हैं? खनन से पर्यावरण विनाश हो रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन से जलवायु परिवर्तन हो रहा है। कोयला खनिज फेफड़ों की बीमारी भी इससे पैदा हो रही है। भारत में सबसे ज़्यादा छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड में कोयले का उत्पादन होता है। अब नेक्स्ट है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम में जो नॉन रिन्यूएबल में एनर्जी में पेट्रोलियम जो है 100 मिलियन साल पहले समुद्री जीवों से तैयार हुआ है ये।
आणविक संरचना हाइड्रोकार्बन, C कार्बन और हाइड्रोजन का ये यौगिक है। उपयोग क्या है, 50% ऊर्जा उत्पादन होता है आपका इससे, पेट्रोलियम से। पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ऑयल ये सब हैं। प्लास्टिक, दवा, सौंदर्य उत्पाद सब होता है इससे। भारत में इसकी स्थिति देखते हैं। खोज सबसे पहले मुंबई हाई में हुआ 1974 में, जो मुंबई के पास है। खपत दैनिक 5 मिलियन बैरल है जो आप पेट्रोल यूज करते हैं गाड़ी में। 96% आयात पर निर्भर होता है जो अरब देशों में होता है आमतौर पे। और नेचुरल गैसेस तीसरा जो क्लास है। क्लीन फ्यूल है, कार्बन डाइऑक्साइड, कोयला से 50% कम। अनुपयोग CNG का वाहन, CNG वाहन ईंधन है। रसोई में खाना पकाना, विद्युत उत्पादन, सुपरफास्ट ट्रेन, ये सब आपको नेचुरल गैस से होता है जो कार्बन डाइऑक्साइड और कोयला से 50% कम क्लीन फ्यूल होता है ये। भारत में त्रिपुरा, राजस्थान, आंध्र प्रदेश में इसके भंडार सबसे ज़्यादा हैं। नेक्स्ट में आ जाइए, न्यूक्लियर एनर्जी, परमाणु ऊर्जा। इसका जो आधार है यूरेनियम फिशन होता है, ठीक है, यूरेनियम फिशन होता है। भारत में कहाँ कहाँ है, सबसे पहला जो हुआ था आपको तारापुर महाराष्ट्र में हुआ था, काकरापार, राणा प्रताप सागर और कूदनकुलम। काकरापार राजस्थान में, राणा प्रताप सागर राजस्थान और कूदनकुलम ये तमिलनाडु में है। काकरापार आप हमें बताएंगे ये कहाँ है, गुजरात में है शायद। फ़ायदे, कम जगह में विशाल ऊर्जा जिसको आप एटॉमिक एनर्जी कहते हैं। कम कार्बन डाइऑक्साइड का इसमें निकलता है। नुकसान क्या है, रेडिएशन का खतरा, कचरा निपटान समस्या। और नेक्स्ट में आप आइए, खनिज उत्पादन, मिनरल रिसोर्सेज। धातु खनिज, लोहा, तांबा, एल्युमिनियम इसमें आते हैं, ये भी नॉन रिन्यूएबल है। भारत में लोहा उड़ीसा, झारखंड और कर्नाटक में ख़ास तौर से होता है। विश्व में भारत का स्थान चौथा है और विश्व में चौथा है। उसके बाद आपको गैर विद्युत में आपका अब्रक नमक फॉस्फेट, ठीक है। खनिज व्यापार में 2.5% GDP हमारा इससे मिनरल्स से है, तो बहुत बेहतरीन है। और सेम आपको इंग्लिश में है, इन डिटेल्स है, कॉम्प्रिहेंसिव है। आप इसको इंग्लिश में कर लीजिए क्योंकि बार बार रिपीट होगा ये चीज़। आप इसको लिख हूबहू आप नोट में पॉइंट को नोट कर लीजिए। ये ना सिर्फ एक एग्ज़ाम में बल्कि आने वाले डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी आपको ये फ़ायदा करने वाला है। अब हम लोग इससे जुड़ा हुआ MCQ देखेंगे। आप इसको पॉज करके लिख सकते हैं सारे को। ये बिल्कुल हिंट्स में और कॉम्पैरेटिवली आपको बताया गया है। अब कॉम्पैरेटिव टेबल है एक, उससे भी आप समझ लें। हाँ, MCQ लास्ट में है, तो MCQ को हम लास्ट में देखेंगे। कॉम्पैरेटिव टेबल है तो थोड़ा सा हम ये देख लेते हैं कि जैसे एग्जांपल है, यहाँ पे एग्जांपल है रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल को हमें समझना है। रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल में कौन कौन आते हैं, तो एग्जांपल में देखिए सूरज, पानी, हवा, ये रिन्यूएबल है, हमेशा तैयार होता रहता है। और नॉन रिन्यूएबल में कोयला, तेल और गैस है। और रीजनरेशन टाइम है, कुछ घंटे रहते हैं ये प्रतिदिन, ठीक है। ये लाखों साल से हैं, ठीक है। और वर्तमान स्थिति क्या है, करंट स्थिति ये है, अबेंडेंट है। ये आपको सोलर एनर्जी है, पानी, हवा अबेंडेंट में है और ये लिमिटेड होता है, जैसे कोयला, तेल, गैस। और कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन जो है, उत्सर्जन या एमिशन यहाँ पे बहुत कम होता है, न के बराबर होता है। यहाँ पे काफ़ी हाई है जो पॉल्यूशन भी क्रिएट करता है। भारत में जो डेवलपमेंट है, भारत में इसका क्या तेज़ी से बढ़ रहा है। जैसे आप देखिएगा कि सब लोग सोलर पैनल लगा रहे हैं। यहाँ पे क्या है ना, कोई विकास नहीं है, स्थिर है। जो है जितना है उसको आप जब ख़त्म कर दीजिए, खेल ख़त्म है। वैकल्पिक लक्ष्य क्या है, 2030 तक जो है ना 50% बिजली का हमें इस पे रिन्यूएबल पे नवीकरणीय ऊर्जा पे हमें ध्यान देना है। जैसे सूरज, हवा, पानी से जो एनर्जी क्रिएट होती है, चरणबद्ध रूप से ये समाप्त होने वाला है, समाप्त होने की ओर है। तो ये था। अब हम दूसरे चैप्टर की ओर आगे बढ़ते हैं, जो पारिस्थितिकीय तंत्र, अवधारणा, संरचना और कार्य।
तो इसको हम लोग समझ लेते हैं एक एक करके। तो यहाँ पे एक नज़र हम देख लें कि एक तालाब के परिस्थिति तंत्र को देखें और उसको आप समझिए। पानी के पौधे सूरज की ऊर्जा से शर्करा बनाते हैं, जितने भी पौधे होते हैं। उसके बाद प्राथमिक उपभोक्ता में जलीय कीड़े, मेढक, ये पौधे खाते हैं उसको, ठीक है, जो प्लांट छोटे छोटे होते हैं, अलगी आप कह सकते हो उसको। द्वितीयक उपभोक्ता होता है कि सांप, बगुला, मेढक को खाते हैं। और तृतीय कंज्यूमर जिसे कहते हैं गरुड़, ये सांप को खाते हैं। मतलब एक दूसरे पे डिपेंडेंट है और ये साइकिल चलती रहती है, ठीक है। मतलब साग सब्जी कोई बकरी खा रहा है और बकरी को शेर खा रहा है, और इस तरह से ये साइकिल चलती रहती है और शेर का रिप्रोडक्शन बहुत कम है। तो ये बैलेंस बना हुआ है। आइए एक बार आप इसको समझ लेते हैं, इकोसिस्टम को। अपघटक बैक्टीरिया मृत जानवरों को तोड़कर पोषक तत्व वापस करते हैं। जितने भी पोषक तत्व होते हैं वो फिर आपको वापस आ जाते हैं एनवायरनमेंट में। और एक खेत में 10,000 किलो जूल सौर ऊर्जा मिलती है। उत्पादक घास 10,000 केजे ऊर्जा संचित करते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता जो है ना टिड्डी है, ये आप याद रखिएगा। आगे द्वितीयक में चिड़िया है, तृतीयक में बाज है, आगे भी आएगा। इसको हम और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। बाकी 90% कहाँ जाता है, तो 50% जो है ना रेस्पिरेशन में जाता है, शरीर गर्मी गति में उपयोग होता है, 20% मलमूत्र में, और 20% मृत्यु के समय अपघटकों द्वारा उपयोग में। खाद्य श्रृंखला का व्यवहारिक उदाहरण, समुद्र में खाद्य श्रृंखला को आप एक बार समझ लीजिए। शैवाल जिसे अलगी कहते हैं, उसे छोटी मछलियाँ खाती है, फिर बड़ी मछली छोटी मछली को, शेर मछली बड़ी मछली को, और डॉल्फिन बड़ी शेर मछली को खाती है। मतलब उससे बड़ी मछली जो होती है उसे शेर मछली कहते हैं। समस्या बायोमैग्निफिकेशन, जैव आवर्धन। अगर पानी में थोड़ा DDT हो, शैवाल में इतना ppm DDT 0.002 ppm DDT, ठीक है। और छोटी मछली में इतना जो 100 गुना होता है, और बड़ी मछली में 2 ppm 1000 टाइम्स होता है। और डॉल्फिन में 200 ppm जो 1,00,000 गुना होता है। ये इसलिए होता है क्योंकि ऊपरी स्तर के जीव ज़्यादा कीड़े जानवर खाते हैं, इसलिए विषाक्त पदार्थ उनके यहाँ ज़्यादा एक्युमुलेट हो जाता है, संचय हो जाता है। तो समझ गए होंगे आप, और मैं आगे बढ़ रहा हूँ। और अगर बात बहुत क्लियर नहीं हो पा रही, क्योंकि आप साइंस बैकग्राउंड के नहीं हैं कई बार, तो कोई बात नहीं, आगे क्वेश्चन आएगा MCQ में, बहुत क्लियर हो जाएगा। तो परिस्थितिकी पिरामिड की विस्तृत व्याख्या। ये परिस्थिति इकोसिस्टम ना पूरा पिरामिड क्रिएट करता है। बेस पे स्ट्रांग होता है बेस, और धीरे धीरे जो है ना एक शेर बचता है, जो हमने आपको कहा संख्या का पिरामिड है। इसको आप थोड़ा सा समझ लीजिए। अलग अलग परिणाम घास के मैदान में, ठीक है। घास का मैदान हजारों हैं, 10 हिरन जो है ना उसको खा जाता है, उसके बाद एक शेर 10 हिरन को खाता है। तो इस तरह से आप देखिए ये पिरामिड बनता है। नीचे में बेस ज़्यादा स्ट्रांग होता है, नीचे का बेस जो है ना ज़्यादा बड़ा है, और पिरामिड का जो है ना टॉप जो है ना बहुत ज़्यादा संकरा होता है, नैरो होता है। और यही चीज़ एजुकेशन में भी होता है। मैट्रिक लेवल पे कितने बच्चे होते हैं? बहुत ज़्यादा। इंटर में उससे कम, BA में उससे कम, MA में उससे कम, और PhD में उससे भी कम, नेट क्वालिफाई उससे कम, IAS उससे कम। तो इस तरह से ये पिरामिड बनता है विकास में। आगे आइए, ऊर्ध्वाधर पिरामिड। लेकिन एक बड़े पेड़ पर कैसे है? बड़े पेड़ का इकोसिस्टम आप देखिए, एक बड़ा पेड़ होता है, कुछ पक्षी होते हैं, कुछ कीड़े होते हैं। तो ये ऊर्ध्वाधर पिरामिड है, इसको आप समझिए। नेक्स्ट उल्टा पिरामिड, क्योंकि एक ही पेड़ में हजारों कीड़ों को खिलाता है। तो एक पेड़ जो है ना कितने लोगों के, कितना इकोसिस्टम उसका होता है, कितना बड़ा, आप इसको समझिए। उसके बाद जैव भार का पिरामिड, पिरामिड ऑफ बायोमास। जमीन पर उत्पादक पौधे 1000 kg, प्राथमिक उपभोक्ता 100 kg जो हिरन होता है, और द्वितीयक उपभोक्ता 10 kg, ठीक है। और समुद्र में अक्सर ये उल्टा होता है। शैवाल 1 kg तेज़ी से बढ़ते हैं, कम जीवन काल का होता है।
मछलियाँ 10 केजी, लंबा जीवन, धीरे बढ़ते हैं। ऊर्जा का पिरामिड हमेशा ऊर्ध्वाधर होता है। सबसे सटीक प्रतिनिधित्व है, हमेशा ऊपर जाते हुए संकरा होता है। 10% नियम दिखाता है। और नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों का जैव विविधता का संरक्षण। अब जो बहुत ही प्रैक्टिकल पार्ट है उसको आप समझना है कि भारत की जैव विविधता विश्व की 17 मेगा डाइवर्स देशों में भारत तीसरे स्थान पे है। विश्व का 8% पौधा हमारे पास है, विश्व के 7% जानवर हैं और विश्व के 6% उभयचर हैं। नेक्स्ट में भारत में जैव विविधता में केंद्र हिमालय, स्नो लेपर्ड, लाल पांडा, हिमालय भालू ये है। पश्चिमी घाट में मकाक, मेढक पक्षी 650 जातियाँ पाई जाती है। और सुंदरवन में बाघ है, एशियाई शेर है। और नेक्स्ट में थार में मरुस्थल मड़ पौधे हैं और बारहसिंगा पाया जाता है। स्वस्थानीय संरक्षण के व्यवहारिक उदाहरण राष्ट्रीय उद्यान। आप देखिए रणथंभौर राजस्थान में है जहां बाघ पाया जाता है। 1973 में शुरू हुआ था, 56 बाघ थे, अभी 56 बाघ हैं टोटल 1923 के आंकड़े के अकॉर्डिंग। गिर गुजरात में है, यहाँ शेर है, एशियाई शेर के लिए मशहूर है। और 20 शेर बचे थे 1913 में, लेकिन अभी 700 प्लस हैं। और पेरियार केरल में है, जो जहाँ पे हाथी के लिए बहुत मशहूर है। बाघ जंगली जानवर, कई बार जो है ना हाथी जो है ना रेलवे लाइन से कट जाते हैं, वहाँ पे काफ़ी न्यूज़ में आया था। वन जीव अभयारण्य में देखते हैं सरिस्का राजस्थान में है जिसमें बाघ और तेंदुआ है। और चंदप्रभा है उत्तर प्रदेश में, जो हिरन और पक्षी। इनको याद करना है कि कहाँ पे कौन सा होता है, ये मिलाने के लिए आम तौर पे आ जाता है। जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र बायोस्फीयर रिजर्व नीलगिरी तमिलनाडु में है। इतना किल 5500 वर्ग किलोमीटर, 5000+1 हाथी और बाघ और तेंदुए होते हैं यहाँ पे। और आगे आइए, सुंदरवन बंगाल में है, सबसे बड़ा मैंग्रोव जंगल का है यह। 3000+ बाघ भारत के यहाँ पे हैं। और 12 स्थान है संरक्षण के उदाहरण चिड़ियाघर, दिल्ली चिड़ियाघर 2000+ जानवर प्लस 100+ प्रजातियां हैं इसकी। प्रजनन कार्यक्रम शेर बाघ लुप्त प्राय प्रजातियों के लिए। और उसके बाद बीज बैंक भी है यहाँ पे। देश भर में 70+ बीज बैंक। सहारिया परियोजना दुर्लभ पौधों का संरक्षित करता है। हर बीज 20 डिग्री -20 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 साल तक जीवित रहता है। ये परियोजना है, इसको ये सब याद रहना चाहिए आपको। जीन बैंक है जो तरल नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेंटीग्रेड प्रजातियों को जमाया जाता है। वर्तमान में 50,000 प्रजातियां संरक्षित हैं। वेरी गुड। तो ये था कुल मिलाकर के एक कंटेंट था बेसिक लेवल पे। अभी हम पहले MCQ 25 MCQ क्वेश्चन फॉर यूनिट 1 से देखते हैं। ये यूनिट 1 ही था। निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षण पुनः उत्पन्न नहीं होता है? सौर ऊर्जा, वन और खनिज और मछलियाँ। तो सही आंसर है, जाहिर सी बात है, खनिज है, जो कि मिनरल्स आपने देखा था नॉन रिन्यूएबल है। पृथ्वी पर प्रतिदिन कितने सौर ऊर्जा प्राप्त होती है? तो पृथ्वी पर प्रतिदिन 1.47 10⁻17 वाट। डायरेक्ट आप इसको याद करिए। और आ गया जी, ऊर्जा प्रवाह में कितनी प्रतिशत ऊर्जा का एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर को स्थानांतरित होता है? 25%, 50%, 10% और 75%। सही है, उत्तर है 10%। निम्नलिखित में से कौन सी गैर नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? गैर नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत जल विद्युत, कोयला, पवन ऊर्जा, जैव ईंधन। तो गैर में कोयला आ जाएगा, कोयला, लोहा वगैरह, जो कि मतलब नवीकरणीय नहीं है, गैर नवीकरणीय। कोयला किस अवधि में बना था? बहुत बेहतरीन सवाल है। तो डायरेक्ट आप इसको याद कीजिए, 50 मिलियन साल पहले, 100 मिलियन, 300 मिलियन साल पहले। खाद्य श्रृंखला में अपघटक की भूमिका क्या है? ऊर्जा उत्पादन, मृतक पदार्थ का विघटन और पोषक तत्व पुनः चक्रण, अन्य जानवरों को खाना, सूर्य की ऊर्जा को रूपांतरित करना। तो सही उत्तर है मृत पदार्थ का विघटन और पोषक तत्व चक्रण, क्योंकि वो उसको जो अपघटक है उसको खाता है और फिर वो रिसाइकिल होता है। आपको आ जाइए 7वां।
निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिक पिरामिड हमेशा ऊर्ध्वाधर होता है? संख्या का पिरामिड, जैव भार का पिरामिड, ऊर्जा का पिरामिड और उपरोक्त सभी। ऊर्जा का पिरामिड। नेक्स्ट है, भारत में सर्वाधिक सौर विकिरण प्राप्त होता है? उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, गुजरात में, महाराष्ट्र में। राजस्थान की कौन सी जगह थी वो आप हमको कमेंट में बताएंगे, वहाँ उसमें गया था। राजस्थान में रावत भाटा। सौर ऊर्जा राजस्थान में ज़्यादा संभावना है, लेकिन राजस्थान में कौन सी जगह है? बहरहाल रावत भाटा में तो एटॉमिक एनर्जी है। नेक्स्ट आ जाइए, विश्व में पवन ऊर्जा में भारत का स्थान क्या है? सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो राइट आंसर इज फोर्थ। भारत की विश्व जैव विविधता में स्थिति क्या है? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। तो ये भी आपको सी है, थर्ड है। भारत का बायोडाइवर्सिटी में तीसरा पोजीशन है। नेक्स्ट आइए, खाद्य श्रृंखला का सही क्रम कौन सा है? तो खाद्य श्रृंखला का सही क्रम सबसे पहले उत्पादक होता है, फिर उपभोक्ता होता है, फिर अपघटक होता है। ये समझिए, यानी पहले आप देखिए, पहले उत्पादक होता है प्रोड्यूसर, जैसे घास है, फिर उसके बाद उपभोक्ता है, बकरी है, हाँ, और फिर अपघटक है जो उसको फिर रिसाइकिल किया जाता है। तो ये आपको याद रखना है। प्राथमिक उपभोक्ता किसे कहते हैं? अन्य जानवरों को, पौधों को, मृत पदार्थ, ऊर्जा को। पौधों को कहते हैं, ये है प्राथमिक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता, वेरी गुड। नेक्स्ट आइए, जैव आवर्धन बायोमैग्निफिकेशन क्या है? जीवों की संख्या में वृद्धि, जीवों के आकार में वृद्धि, विषाक्त पदार्थों का भोजन श्रृंखला में सांद्रण। सही उत्तर है। नेक्स्ट, स्वस्थानीय संरक्षण का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है? चिड़ियाघर, राष्ट्रीय उद्यान, वनस्पति उद्यान, बीज बैंक। राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क में वहाँ पे संरक्षण किया जाता है। जैसे हमारे यहाँ कौन सा नेशनल पार्क है, आप हम बताएंगे उत्तराखंड में कौन सा नेशनल पार्क है, लिख करके बताएंगे। भारत में बाघ संरक्षण कार्यक्रम कब शुरू हुआ? बाद में, और ये कहाँ से शुरू हुआ ये भी आप बताएंगे। कौन सा नेशनल पार्क इसके लिए जाना जाता है? 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर। नेक्स्ट, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एशियाई शेर के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? रणथंभौर, गिर, पेरियार, नीलगिरी। तो गिर है। ये किस राज्य में है ये आप ज़रूर हमें बताएंगे कमेंट में। और 17 का, बीज बैंक में बीजों को किस तापमान पर संरक्षित किया जाता है? -10 डिग्री, -20 डिग्री, 0 डिग्री, 10 डिग्री। राइट आंसर इज -20 डिग्री सेंटीग्रेड। निम्नलिखित में से कौन सा बाह्य स्थानीय संरक्षण का उदाहरण है? तो वन संरक्षण, पवित्र वन, चिड़ियाघर, अभ्यारण्य। तो राइट आंसर इज चिड़ियाघर। पारिस्थितिकीय तंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत चांद, सूरज, बिजली, पानी। तो राइट आंसर इज सूरज। हमेशा ये क्वेश्चन आता है, रिपीटेबल है। निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय संसाधन है? यूरेनियम, तेल, जल, कोयला। यूरेनियम नहीं है और तेल भी नहीं है, खत्म हो जाएगा, खत्म। कोयला भी नहीं है, तो जल है। जल इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, पेट्रोलियम का निर्माण कितने वर्ष पहले हुआ? 50 मिलियन, 100 मिलियन, 150 मिलियन, 200 मिलियन। राइट आंसर इज 100 मिलियन। हाइड्रो इलेक्ट्रिक ऊर्जा की दक्षता कितनी होती है? 50 से 60%, 60 से 70, 70 से 80, 80 से, तो राइट आंसर इज 80 से 90%। भारत की तटीय लंबाई कितनी है? भारत की तटीय लंबाई है आपको 7517 किलोमीटर। और निम्नलिखित में से कौन उत्पादक का कार्य करता है? उत्पादक का कार्य कौन करता है? शेर, हिरन, पौधे और बैक्टीरिया। तो उत्पादक तो आपको पता ही है, पौधे हैं, तभी तो खाएंगे वो बकरी, बकरी को फिर शेर खाएगा और फिर उसको अपघटक। राइट आंसर। नेक्स्ट, एशियाई शेर प्रजाति कहाँ मिलती है? गिर वन में मिलती है। रणथंभौर, गिर, सुंदरवन। और गिर कहाँ है ये आप कमेंट में ज़रूर हमें बताने की कोशिश कीजिए। यूनिट 2 देख लें, तो प्रोसीड करते हैं यूनिट 2 को। तो थोड़ा हम फास्ट लेंगे क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि वीडियो बहुत लंबी हो। आप पॉज करके
और आराम आराम से इस काम को कर लेंगे। पर्यावरण प्रदूषण विस्तृत व्याख्या। पर्यावरण प्रदूषण में हम देखते हैं विश्व में 99% आबादी खराब हवा में सांस लेती है। WHO की रिपोर्ट है 23 की 99%। दिल्ली में PM 2.5 का स्तर सुरक्षित सीमा 5 से 10 गुना है, 5 से 10 के बीच है। और भारत में वायु प्रदूषण से प्रतिवर्ष 12 लाख की मृत्यु होती है। वायु प्रदूषक का विस्तृत विवरण यहाँ देख लेते हैं। कार्बन, जिसमें कौन कौन होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड है, इसका स्रोत है पेट्रोल, डीजल दहन कारखाने जो घर में आप आग जलाते हैं। स्वास्थ्य पर प्रभाव सीधे नहीं पर ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनता है। कार्बन डाइऑक्साइड सांद्रता है 1750 से 280 ppm होता है और 2024 में 420 ppm है। 100 साल में 2 गुना से ज़्यादा बढ़ गया, यानी 100 साल में 2 गुना से ज़्यादा पॉल्यूशन हो गया। सल्फर डाइऑक्साइड ये भी बहुत बड़ा मतलब पॉल्यूशन का कारण है। स्रोत कोयला जलाने वाले ऊर्जा संयंत्र। समस्या क्या है? एसिड रेन। pH होता है 5.6 की वर्षा। ताज के मार्बल की क्षति। ताज में जो मतलब मार्बल जो है ना कलर ख़राब हो रहा है, ये सारी चीज़ें ये हो रहा है सल्फर डाइऑक्साइड से। मछलियों और पौधे ख़त्म हो रहे हैं। स्वास्थ्य पे अस्थमा और ब्रोंकाइटिस की बीमारी बढ़ रही है, इस पर आपको ध्यान रखना है। नाइट्रोजन ऑक्साइड वाहनों में और कारखानों में इसका इस्तेमाल होता है। रासायनिक नाम NO और NO2 है, नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है। समस्या क्या है? एसिड रेन, अम्लीय वर्षा में इसका भी योगदान है, तो ये सब आपको ध्यान में। ओजोन निर्माण, ज़मीनी स्तर पे जहरीली ओजोन बनाता है नाइट्रोजन ऑक्साइड। और पार्टिकुलर मैटर, कणिकीय पदार्थ। PM 2.5 माइक्रोमीटर से छोटे कण होते हैं, फेफड़ों में गहराई तक प्रवेश करते हैं। ये कणिकीय जो कण होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं। जन्म के वजन में कमी, आजकल बच्चों के जन्म का वजन कम होता है बचपन में। अस्थमा का विकास होता है। प्रतिदिन 2.5 घंटे के बराबर जीवन खो देते हैं। अब PM 10 माइक्रोमीटर तक नाक गले में रुक जाता है ये। चलिए वास्तविक उदाहरण। दिल्ली का संकट अक्टूबर नवंबर AQI 500+ सीवियर है ये। कारण पराली जलाना, पंजाब हरियाणा में ये ज़्यादा होता है। डीजल पेट्रोल वाहन 30% है। निर्माण धूल ये सब कारखानों से 25%। औद्योगिक उत्सर्जन 15%। परिणाम क्या है? स्कूल बंद, सड़क पर गाड़ी प्रतिबंध, अस्पताल में 30% अधिक मरीज। जल प्रदूषण की गहन व्याख्या। भारत में जल प्रदूषण के आंकड़े 30% ग्रामीण आबादी को शुद्ध पानी नहीं मिलती। 50% शहरी घरों का सीवेज नदियों में जाता है। 100% शहरों का मल यमुना गंगा आदि में मिल रहा है, इसको आप समझिए। और जल प्रदूषण के प्रकार। कृषि एग्रीकल्चर रन ऑफ समस्या। रासायनिक खाद और कीटनाशक पानी में बहते हैं। परिणाम क्या है? नाइट्रेट संदूषण से कुआं जहरीले हो जाते हैं। उसके बाद ब्लू बेबी सिंड्रोम, शिशुओं में ऑक्सीजन की कमी। और पंजाब के कुछ इलाकों में 45 mg/L ठीक है नाइट्रेट मिला है। औद्योगिक अपशिष्ट। टेक्सटाइल कलर का जहाँ इस्तेमाल होता है, रंगों से जहरीले रसायन। फार्मा कंपनी में दवा के अवशेष पानी में जाते हैं। धातु कारखाने में सीसा, पारा, ये सारी चीज़ें पानी में चली जाती है। विजयवाड़ा में शिक्षा नगर नहर में विषाक्त रसायन पाए गए हैं, 2023 के आंकड़े हैं। सीवेज में भारतीय शहरों की स्थिति 80% सीवेज का उपचार नहीं होता। परिणाम क्या होता है? हैजा, टाइफाइड जैसी बीमारियां। गंगा नदी में 1.3 बिलियन लीटर सीवेज प्रतिदिन जाता है, अंदाजा कीजिए। प्लास्टिक प्रदूषण क्या है? समुद्र में 5 ट्रिलियन प्लास्टिक के टुकड़े। मछलियों के पेट में प्लास्टिक से भरा हुआ है। खाद्य श्रृंखला, समुद्री भोजन में प्लास्टिक कण पाए जाते हैं। मृदा प्रदूषण की विस्तृत व्याख्या। भारत में मृदा की समस्या। 120 मिलियन हेक्टेयर भूमि खराब स्थिति में है। प्रतिवर्ष 1.5 टन हेक्टेयर उपजाऊ मिट्टी की हानि है।
कारण और प्रभाव को देख लिए। रासायनिक खाद तथा अत्यधिक उपयोग। समस्या मिट्टी में असंतुलन, नाइट्रोजन पौधे की ज़रूरत से ज़्यादा पाया जाना और इसीलिए अब प्रोटीन में प्रॉब्लम आ रहा है। परिणाम मिट्टी अम्लीय हो जाता है और जीवाणु मर जाते हैं। पंजाब में 40 साल में मिट्टी की उर्वरता आधी हो गई है। भारी धातु दूषण, सीसा यानी लीड पेट्रोल में अब प्रतिबंधित हो गया है। प्रभाव क्या? बच्चों में IQ कम होना, कैडमियम बैक्टीरिया से किडनी की समस्या, क्रोमियम चमड़े के कारखानों में कैंसर का खतरा बढ़ गया है क्रोमियम से। ध्वनि प्रदूषण की विस्तृत जानकारी एक बार देख लीजिए। ध्वनि की तीव्रता, मानव सुनने की न्यूनतम समय 0 डेसिबल और 30 dB फुसफुसाना, उसके बाद 60 dB सामान्य 60 dB और 80 dB है टेरिफिक शोर, इससे नुकसान शुरू हो जाता है। 100 dB डीरल सायरन, ये सारे हैं 1 घंटे में सुनने की क्षमता खो जाते हैं। 120 dB से दर्द बढ़ जाता है, पेन, और 140 dB हवाई जहाज़ का टेक ऑफ 140 dB का होता है। इतना साउंड, ये dB ना यूनिट है साउंड की। अब आइए स्वास्थ्य पे क्या प्रभाव पड़ता है। 70 dB से ऊपर अगर है तो तनाव हार्मोन बढ़ता है, टेंशन बढ़ता है। आजकल जो लोगों में टेंशन है इन पोल्यूशन की वजह से बहुत ज़्यादा हो रहा है, साउंड पोल्यूशन। 80 dB 8 घंटे का सुनना, 16% सुनने की क्षमता कम हो जाती है। 90 dB हृदय रोग का जोखिम 10% बढ़ता है। 100+ dB तुरंत स्थायी नुकसान होता है, यानी अगर आप सायरन सुनते रहें और ये DJ वगैरह सुनते रहें तो बहुत दिक्कत होगी। भारत में ध्वनि प्रदूषण, रेलवे स्टेशन से 100 से 110 dB, एयरपोर्ट के पास 140 से 150 dB और समाज कार्यक्रमों में 100 से 120 dB का यूज होता रहता है। वैश्विक गर्माहट और जलवायु परिवर्तन गहन विश्लेषण, एक नज़र उसको भी देख लेते हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव की कार्यप्रणालियाँ समझे एक सरल उदाहरण से। एक कार को धूप में रखें, खिड़की बंद रहने के से अंदर की हवा गर्म हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड ठीक वैसे ही काम करता है। ये ग्रीन हाउस इफेक्ट की तरह काम करता है, ठीक है। तो ग्रीन हाउस गैसों की विस्तृत व्याख्या, जैसे गाड़ी में अंदर शीशे बंद रहेंगे तो गाड़ी गर्म हो जाती है, वैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड का 75% योगदान है आपको। स्रोत जीवाश्म ईंधन, कोयला, तेल, गैस 64%, वनों की कटाई 18%, जिसे पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड सोख लेते हैं। सीमेंट उत्पादन से 80%। ये समीकरण भी दे दिया गया। कैल्शियम कार्बोनेट वो चेंज होता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में। और अन्य 10%। प्रभाव 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड बराबर 30 साल तक वातावरण में रहता है। ये इतना लंबा इसका प्रभाव है। मीथेन से देखिए क्या क्या नुकसान है। 15% योगदान है मीथेन का आपके इसमें, ठीक है। गाय भैंसों का पाचन, एक गाय बराबर 1 कार के बराबर उत्सर्जन, इतना ज़्यादा उसमें मीथेन है। चावल के खेत में वैध मिट्टी में जीवाणु, कचरे का सड़न, ये सब मीथेन पैदा करता है। कोयले की खान में। और समस्या क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड से 28 गुना ज़्यादा शक्तिशाली होता है, 20 साल तक रहता है। नाइट्रोजन ऑक्साइड का योगदान 6% है। स्रोत क्या है, रासायनिक खाद का विघटन, कार्बन डाइऑक्साइड से 265 गुना ज़्यादा होता है। ये 100 साल मतलब इसका इम्पैक्ट है नाइट्रोजन ऑक्साइड का। हाइड्रोकार्बन को आप समझिए HFCS, 4% योगदान है। CFC एयर कंडीशन में यूज होता है, जो ओजोन परत को ख़त्म कर रहे हैं। अब अधिक सुरक्षित HFC लेकिन अभी भी ग्लोबल वार्मिंग का कारण बने हुए हैं। वैश्विक तापमान में वृद्धि की मापन योग्य जानकारी, वर्ष दर वर्ष तापमान वृद्धि 1850 से 1950 में 13.7 डिग्री, 1980 में 0 प्लस हो गया इतना, 2000 में प्लस हो गया 0.4 डिग्री, 2020 में 1.1 डिग्री सेंटीग्रेड और 2023 में 1.35। अब तक के सबसे गर्म साल हो गए हैं 2023। इतना का तापमान वृद्धि हुआ है। प्रभाव क्या है, समुद्र का स्तर बढ़ना, कारण हिमनद का पिघलना जिसमें 33% महासागर का गर्म होकर फैलना। 1901 से 2018 में 217 mm की वृद्धि हुई। आने वाला खतरा 2100 तक 1.1 मीटर का उछाल संभव। मालदीव पूरी तरह डूब सकता है।
और उसके भारत के तटीय शहर मुंबई, कोलकाता, चेन्नई का बड़ा हिस्सा डूब सकता है। मैं बचपन से ही सुन रहा हूँ, ठीक है, अब पढ़ रहा हूँ। तो ये 2100 तक में ऐसा होने की संभावना है। हिमनद का पिघलना। हिमालय की स्थिति पिछले 20 साल में 21% बर्फ खो चुके हैं। 2 बिलियन लोग इस पानी पर निर्भर हैं, भारत, चीन और पाकिस्तान। 2100 तक 70% हिमालयी बर्फ गायब हो जाएगी। तो 2100 आने में टाइम कितना है? 75 साल। 75 साल में ये हाल होने वाला है, समझ लीजिए। जल की भीषण कमी होने वाली है, सूखा आने वाला है, सबसे बड़ा विनाशक है प्रकृति का। वर्षा के पैटर्न में परिवर्तन होने वाले हैं, बहुत बड़ा। कुछ क्षेत्र अति आर्द्र होंगे, बाढ़ आ जाएगा, कुछ अति सूखे हो जाएंगे, किसान का सारा फसल बर्बाद हो जाएगा, जो हो ही रहा है, ठीक है। एकदम मतलब पैटर्न ही पूरी तौर पे चेंज हो रहा है। समुद्री तूफान में वृद्धि देख लीजिए। तापमान, समुद्र का तापमान बढ़ने से तूफान की शक्ति बढ़ती है। साइकिल 5 तूफान 2015 से पहले दुर्लभ, अब आम हो गए हैं। 2020 में एम्फान तूफान से $26 बिलियन का भारत में ही नुकसान हुआ था। भारत पर विशेष प्रभाव आप देख लीजिए। कृषि पर फसलों की गुणवत्ता में कमी, कपास, मिर्च, प्याज पर सबसे ज़्यादा असर। 2100 तक कृषि उत्पादन 20% तक कम। जल संसाधन, बारिश की अनुमानित अवधि बदली। सर्दी में कम बर्फ बराबर गर्मी में कम पानी, तो पानी कम हो जाएंगे, जाहिर सी बात है, बर्फ़ नहीं होंगे। स्वास्थ्य पे आप देख लीजिए। डेंगू, मलेरिया के बहुत ज़्यादा प्रकोप बढ़ेंगे, जो बढ़ रहे हैं। हीट स्ट्रोक की खतरा, हर व्यक्ति मतलब डेंगू में मुब्तला है। सतत विकास, अब समझिए कि इसको कैसे डेवलप किया जा सकता है। वास्तविक उदाहरण से समझिए। एक सतत गांव खोड़ल, उत्तर प्रदेश के गांव के उदाहरण पर। आर्थिक, जैविक खेती से आय दोगुना और महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों में रोजगार इस गांव में है। इसका स्टडी है। पर्यावरणीय, पानी का स्तर 3 मीटर बढ़ा, मिट्टी की उर्वरता सुधारी, परिणाम युवा शहर नहीं जा रहे, ग्रामीण विकास हुआ। तो जब हम सतत विकास करेंगे तो ये सारी चीज़ें संभावना है, वो हम लौट सकते हैं। सतत विकास लक्ष्य का विस्तृत विवरण, कोई गरीबी नहीं, और 1.90 प्रतिदिन $, $1.90 प्रतिदिन से जीवन यापन करने वाले भारत 2011 से में 26.9% गरीब, 2023 में 17.5%। शून्य भुखमरी, कुपोषण खत्म करना, भारत 5 साल से कम बच्चों में 25% कुपोषण, अच्छा स्वास्थ्य आएगा, ये सारी चीज़ों को आप समझिए। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा आने वाली है अगर ये क्या कह रहे हैं कि सतत विकास का लक्ष्य। लैंगिक समानता, महिलाओं के अधिकार, भारत जो है ना कार्यबल में 25% महिलाएं काफ़ी बढ़ रही हैं, ये सब सतत विकास के कारण है। तो ये मुझे लगता है यूनिट 2 के लिए MCQ फिर हम देख लेते हैं। प्रदूषण नियंत्रण में व्यक्ति की प्राथमिक जिम्मेदारी है। सरकार से मांग करना, व्यक्तिगत स्तर पर कदम उठाना, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को पत्र लिखना, कानून के विरुद्ध विरोध करना। तो सही उत्तर है व्यक्तिगत स्तर पर कदम उठाना। नेक्स्ट है, वायु प्रदूषण से सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं पौधे, जानवर, बच्चे और बुजुर्ग, केवल शहरी लोग। सही उत्तर है बच्चे और बुजुर्ग। उसके बाद PM 2.5 क्या दर्शाता है? तो डायरेक्ट हम आंसर देख लेते हैं। 2.5 माइक्रोमीटर से छोटे कण, इसका मतलब है। अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या है? अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड हैं, जो अभी आपने देखा था ऊपर में। ब्लू बेबी सिंड्रोम किससे होता है? ब्लू बेबी सिंड्रोम नाइट्रेट्स की अधिकता से होता है। तो डायरेक्ट आंसर इसका देखते हैं समय को बचाते हुए। उसके बाद कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग में सबसे ज़्यादा योगदान देती है? तो दैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड, पहले नंबर पे था, आपको याद है। ग्रीन हाउस प्रभाव से कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में कितना रहता है? तो 30 साल तक रहता है। इसी तरह और भी गैस का आप ध्यान में रखिएगा। एक गाय प्रतिदिन कितनी मीथेन उत्सर्जित करती है? तो सही उत्तर है 1 कार के बराबर, यानी 500 ग्राम। पिछली 100 सालों में पृथ्वी का तापमान कितना बढ़ा है? 1.1 डिग्री सेंटीग्रेड। समुद्र का स्तर बढ़ने का मुख्य कारण क्या है? समुद्र का स्तर बढ़ने का हिमनद का पिघलना और सागर का फैलना।
राइट आंसर। 2100 तक समुद्र का सतत स्तर कितना बढ़ सकता है? 1.1 मीटर स्तर बढ़ सकता है। हिमालय की कितनी बर्फ पिछले 20 सालों में खो चुकी है? 21%। सतत विकास के कितने मुख्य लक्ष्य हैं? सतत विकास के 17 मुख्य लक्ष्य हैं। प्लास्टिक प्रदूषण का समुद्र में कितना बुरा असर है? तो प्लास्टिक प्रदूषण भोजन श्रृंखला में प्रवेश कर मानव को नुकसान पहुंचा रहा है और पूरा श्रृंखला गड़बड़ हो रही है। भारत में वायु प्रदूषण से प्रतिवर्ष कितनी मृत्यु होती है? 12 लाख। भारत में जल प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? घरेलू सीवेज। घरेलू सीवेज। रासायनिक खाद से कौन सी समस्या होती है? रासायनिक खाद से समस्या होती है भूमि अम्लीय हो जाती है और उर्वरता कम हो जाती है। ये सही उत्तर है। आप लोग अच्छे से इसको कर लीजिए पॉज करके। 70 डेसिबल से कम ध्वनि का क्या प्रभाव है? तनाव हार्मोन बढ़ता है। एक एक क्वेश्चन को आप बार बार रिपीट कीजिए, लिखिए, उसको लिख लीजिए और याद कीजिए। पर्यावरण प्रदूषण से जुड़े जन जन को कौन सी बीमारी हो सकती है? तो उनकी अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, त्वचा रोग, कैंसर ये है। उसके बाद ग्रामीण भारत में स्वच्छता मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य है शौचालय निर्माण और खुले में शौच रोकना, स्वच्छता निर्माण। शहरी भारत में प्रदूषण में कितना योगदान डीजल वाहनों का है? 30%। और जलवायु परिवर्तन भारत की अर्थव्यवस्था कितने असर डालेगा? कितना असर डालेगा? 5 से 10%। उसके बाद आइए, मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड से कितना अधिक शक्तिशाली है? मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड से 20 साल में 28 गुना शक्तिशाली होता है। 28 गुना शक्तिशाली। कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा पोल्यूशन कर रही है, लेकिन मीथेन बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है। प्रदूषण नियंत्रण के लिए प्रदूषक भुगतान सिद्धांत का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है प्रदूषक खुद को साफ करे और लागत दे। ये तो बहुत अच्छी बात है। आपको खुद तैयार करना पड़ेगा और मेहनत करना पड़ेगा। सरकार का इंतज़ार बंद कीजिए। भारत में कौन सी नदी सबसे ज़्यादा प्रदूषित है? तो वो आपको पता होना चाहिए, वही है गंगा जी। 100 शहरों का सीवेज इसमें आता है। तो मुझे लगता है कि हम लोगों ने 2 यूनिट को बहुत अच्छे से समझ लिया है और 2 यूनिट और बचा हुआ है जो हम अगली वीडियो में करेंगे और बाद में कंपाइल करके फिर हम इसको एक वीडियो में कर लेंगे। तो साथ साथ में कुछ बात आप समझ लीजिए, ये अत्यंत उपयोगी है जो डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, साथ साथ में आपके बीए के एग्ज़ाम में, जो कि आपको श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी, STSU, गढ़वाल यूनिवर्सिटी, कुमाऊँ यूनिवर्सिटी और भी डिफरेंट भारत के बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ हैं, सबके सिलेबस करीब करीब NEP के एक ही हैं। तो उन सब में ये काम आने वाला है और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को शेयर कीजिए ताकि उनको हेल्प हो सके। ये MCQ बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसी को उलट पुलट के MCQ को एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं। जैसे आपका मान लिया ये क्वेश्चन है कि भारत में कौन सी नदी सबसे ज़्यादा प्रदूषित है। अब इसी क्वेश्चन को उलट के पूछ देंगे कि सबसे प्रदूषित नदी पहले स्थान पे कौन है, या इसी से पूछ देंगे गंगा का कितना स्थान है प्रदूषण में, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। मतलब आपको इसको अच्छे से लिख लेना है, 25-25 क्वेश्चन जो एक साथ सारे कंटेंट को लिख लेना है। और मेरे पास और भी एक स्पेशल बुक है जो बाद में दूसरी वीडियो बनाऊंगा तो उस पर मैं बाद में मैं उसको चला दूंगा और आपको दिखा दूंगा। उससे भी आप और बेहतरीन, वो बहुत एक्सटेंसिव है, उससे भी आप नोट बना सकते हैं। लेकिन ये हमने चूँकि ब्रीफ में हमने इसको क्रिएट किया तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। और साथ साथ में मैं आपको ये बताऊं कि इसमें आपको डिफरेंट एग्ज़ाम्स के नोट्स भी आपको अवेलेबल हैं वीडियो के फॉर्मेट में। सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ये सारी चीज़ें हैं, इकोनॉमिक्स और IAS, PCS, ग्रुप C, आर्मी, पुलिस, TET, B.Ed, SSC के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी के लिए भी हम लोग गाइड करते हैं। तो आप जो है GK बेसिक कोर्स भी है, उससे भी आप हेल्प ले सकते हैं जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा।
और नोट्स भी है बहुत सारी चीज़ों के, बीएससी के भी नोट्स हैं, बीकॉम के भी नोट्स हैं, अब बीए के भी नोट्स हैं। वो सारे वेबसाइट पे लिंक मिल जाएंगे आपको डिस्क्रिप्शन में, और उससे भी आप किसी भी चीज़ का अगर आपको नोट चाहिए, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस में बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री है, और इनके नोट्स हैं, मैनेजमेंट में है, कॉमर्स के हैं विद्यार्थियों के लिए भी नोट्स हैं अवेलेबल, वो सब हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। और थोड़ा आपको वेबसाइट पे आपको थोड़ा सर्च करना है, पर ये बहुत ऑथेंटिक है, उससे आप पढ़ाई कीजिए। और साथ साथ में जब आप वेबसाइट पे जाएं तो आपको लैंग्वेज चेंज करने का भी ऑप्शन मिलता है, तो उसमें आप जा कर के लैंग्वेज भी चेंज कर सकते हैं आप अपनी मर्ज़ी से। आप चाहें तो वो हो सकता है कि आप दो वेबसाइट है, दोनों पे एक इंग्लिश वेबसाइट है, एक हिंदी वेबसाइट है, और दोनों पे नोट्स अवेलेबल हैं सभी सब्जेक्ट के। तो आप इंग्लिश पे जाएं तो आप हिंदी में पढ़ना चाह रहे हैं तो हिंदी में आप ऊपर में ऑप्शन में चले जाएं और हिंदी में वो आपका ट्रांसलेट हो जाएगा। उसी तरह कोई अगर उर्दू में पढ़ना चाहता है, हिंदी में पढ़ना चाहता है, या किसी भी भाषा में, बहुत सारे लोग बंगाली में भी पढ़ना चाहते हैं, बंगला भी है, तो वो बंगाली में भी कर सकते हैं। डिफरेंट लैंग्वेज है, करीब 20-25 लैंग्वेज है जो आप मतलब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज है दुनिया की, उसमें जापानी, चाइनीज, ये सारी चीज़ें, फ्रेंच सब है, तो ये कर लेंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। आपसे हमने बहुत सारे सवाल भी किए थे, उन सवालों के जवाब भी देने हैं। आपकी वीडियो कैसी लगी ये भी बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को भी, श्रीदेव सुमन के विद्यार्थियों को, गढ़वाल यूनिवर्सिटी, कुमाऊं यूनिवर्सिटी, इन सारे विद्यार्थियों को, और जितने भी विद्यार्थी हैं जिस भी यूनिवर्सिटी के हैं, क्योंकि आजकल सिलेबस NEP का सेम है, तो इससे फ़ायदा उठाइए, क्योंकि ये पासिंग मार्क्स है। और ऑथेंटिक सोर्स पे हम लोग जनरली चले जाते हैं आमतौर पे ChatGPT वगैरह से जो है, तो वो एक हद तक सही है, जबकि कई बार क्या है ना, बेसिक लेवल पे अगर आपका नॉलेज नहीं होता है तो थोड़ा दिक्कत होती है। इसलिए हमसे कई विद्यार्थियों ने रिक्वेस्ट किया था, तो हमने कहा कि भाई मैं इस पे कंटेंट बहुत दिन से तैयार भी कर रहा था, देख रहा था, स्टडी कर रहा था, और कई सारी किताबों से हमने इसको कंटेंट को और विद रेफरेंस हमने इसको तैयार किया है, और बहुत सारी चीज़ों का हेल्प लिया है। पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी हमने देखा है, उसके अकॉर्डिंग भी हमने इसको बनाया है। तो चूँकि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी इसमें बहुत सारे, मतलब 15-20 क्वेश्चन समाहित हो जा रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें हैं। तो आप अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। और नोट्स वगैरह में को जाकर के ज़रूर विज़िट कीजिए वेबसाइट पे, और यूट्यूब चैनल पे भी नोट्स है, आपको वीडियो के फॉर्मेट में भी है, हिस्ट्री, पॉलिटी, सोशियोलॉजी की। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। आप कामयाब हों, यही मेरा मकसद है। मैं चाहता हूं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो, और आपको अगर किसी भी तरह का जैसे काउंसलिंग चाहिए, कोई दिक्कत है, तो आप हमसे मिल भी सकते हैं, हमसे आप सलाह ले सकते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।